स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मैं आप सबके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। बिहार बोर्ड के 12th इंग्लिश के यानी रेनबो बुक का प्रोज और पोट्री से जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव के, वो सारे लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम में रामबाण साबित होगा और आपके एक भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। तो महात्मा गांधी ने जिस चैप्टर को लिखा है उसको हम लोग कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एग्ज़ाम में अगर पूछ देगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है तो आप लोग टिक कर दीजिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऐसे है। दूसरा है, फेरोज वेयर रूलर्स वेयर एंशियंट। फेरोज रूलर्स थे, रूलर मतलब होता है शासक। कहाँ के शासक थे? तो फेरोज जो शासक थे वो इजिप्ट के थे। फेरोज जो शासक थे वो इजिप्ट के थे। इजिप्ट के शासक को फेरोज कहा जाता है। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया है, कह रहा डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। तो अभी जस्ट बताए थे फेरोज। क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है, तो फेरोज वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। अगला क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। सिविलाइजेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें विकास किया जाता है। तो सिविलाइजेशन में किसका विकास किया जाता है? तो कॉमन सेंस वाली बात है, सिविलाइजेशन में पीपल लोगों का विकास किया जाता है। गिब्बन इज एसोसिएटेड विद। गिब्बन देखिए जो है इंग्लैंड का हिस्टोरियन है। गिब्बन जो है इंग्लैंड का हिस्टोरियन है। इंग्लैंड का हिस्टोरियन है, लेकिन लिखा है किसके सभ्यता के बारे में? तो इटली के बारे में लिखा है। तो गिब्बन इज एसोसिएटेड विद इटली हो जाएगा। अगला है, यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन भारत के लिए क्या मायने रखता है? तो इसमें महात्मा गांधी बताना चाहते हैं कि अगर हम लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन को कॉपी करेंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, इंडिया बर्बाद हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिल मीन रूइन फॉर इंडिया। तो हम लोगों को किसी भी सिविलाइजेशन का कॉपी नहीं करना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। कह रहा साधारण सादा जीवन उच्च विचार किसका बेस है? तो याद रखिएगा ये इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियास ग्लोरी इज दैट इट इज। भारत की गौरव क्या है? तो भारत का गौरव यह है कि आज तक ये बदला नहीं है, इमोवेबल रहा है, अचल रहा है। इमोवेबल का मतलब होता है अचल, अपने स्थिति पर कायम रहना, कभी बदला नहीं है। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। कौन है जो आध्यात्मिक नेता है राजनेता से कहीं बढ़कर? तो इसमें याद रखिएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है वो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, यानी सारे रिलीजन को मानने वाले नेता हैं। सारे रिलीजन को मानने वाले नेता हैं और उनके अंदर पॉलिटिशियन वाला क्वालिटी नहीं है, राजनेताओं वाला क्वालिटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है। याद रखना आप सबको, महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है जो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है और इसको महात्मा गांधी ने लिखा है। बायोग्राफी का मतलब होता है कि जब अपने जीवन के बारे में अपने से लिखा जाता है तो उसको बायोग्राफी कहा जाता है।
अगला है द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स। तो दिमाग जो है एक बेचैन पंछी है, बर्ड हो जाएगा, जितना पाता है उतना पाना चाहता है। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, ये लाइन भी पूछता है कि किस चैप्टर से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। और अगर पूछेगा यह लाइन किसने लिखा है, तो यह लाइन महात्मा गांधी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन ऑफ डैश। कह रहा है कि यूरोप के लोग जो पाठ सीखे हैं वो कहाँ के राइटर से सीखे हैं, कहाँ के राइटर से लेखकों से सीखे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीस और रोम। ग्रीस और रोम से यूरोप के लोगों ने सीखा है, जबकि महात्मा गांधी कहते हैं कि ग्रीस का भी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया और रोम का भी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, तो यूरोप वाला उसी से सीख रहा है जिसका अपने ठिकाना नहीं है। इसलिए भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन जो है बेस्ट सिविलाइजेशन है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है वो किसका मोटो है, तो याद रखिएगा इसमें वेस्टर्न फिलोसफर भी आ सकता है, और नहीं तो याद रखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन आ सकता है। वेस्टर्न फिलोसफर आ सकता है और नहीं तो इंडियन सिविलाइजेशन आ सकता है। दोनों बात आपको याद रखना है। अगला है सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर फिलोसफर हो जाएगा या फार्मर होगा, या यहाँ गलत लिखा गया है ये क्वेश्चन ही इरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कह रहा है कौन है जो एकदम वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ हैं, तो कौन है, वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ हैं और एकदम उसको अंधाधुंध के तौर पर अपनाना किसी को नहीं कहते हैं। डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, कौन छोटे गांव से संतुष्ट हैं, तो हमारे पूर्वज। आवर एंसेस्टर्स वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर। सिविलाइजेशन हम लोगों को सिखाता है एक दूसरे के प्रति दोस्ताना व्यवहार करना, फ्रेंडली, एक दूसरे के प्रति दोस्ताना व्यवहार सिविलाइजेशन सिखाता है। कर आवर सिविलाइजेशन इंजॉयड, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड गलत लिखा गया, ई आएगा। आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डैश रूल, तो याद रखिएगा होम रूल। होम रूल के जगह एग्जाम में आपको ट्रू होम रूल भी लिखा हुआ रह सकता है। तो ट्रू होम रूल का मतलब होता है स्वशासन, किसी के अंडर काम नहीं करना। ट्रू होम रूल का मतलब होता है स्वशासन। जैसे हमारे पूर्वज रहते थे जो स्वशासन में, एंसेस्टर्स माने पूर्वज, तो हमारे पूर्वज स्वशासन में विश्वास करते थे, किसी के अंडर रह के काम करना पसंद नहीं करते थे। तो हमारे पूर्वजों ने ट्रू होम रूल को एंजॉय किया। अगला है वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। धन और दौलत किसको खुश नहीं कर सकता है, शान शौकत वाला ज़िंदगी तो आदमी को खुश नहीं कर सकता। आदमी का अगर महात्मा गांधी कहते हैं कि मेंटल कंडीशन ठीक है, अगर आदमी का मेंटल मानसिक स्थिति ठीक है तब वो आदमी बढ़िया है, और अगर मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है तो कितना भी शान शौकत वाला ज़िंदगी आ जाएगा, व्यक्ति खुश नहीं रहेगा। गांधी जी चंपारण, गांधी जी चंपारण कब गए, तो गांधी जी चंपारण गए थे 1917 में। अगला है द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। यूरोप के लोग जो हैं वो किससे इंस्पायर हैं, एक तो हो गया रोमन राइटर से, तो अभी ऊपर पढ़े थे हम लोग ग्रीस, याद रखिएगा ग्रीस कह लीजिए, ग्रीक कह लीजिए, तो ग्रीक और रोमन राइटर से प्रभावित हैं
कौन? यूरोप के लोग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। ये किसका आविष्कार था जो मील का पत्थर साबित हुआ हमारे विकास में? तो याद रखिएगा हमारा आंसर हो जाएगा फायर। फायर का जो आविष्कार था वो हमारे डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित हुआ। अगला जो क्वेश्चन है ही रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर। ही जो यहाँ आया है वो आया है महात्मा गांधी के लिए। किसके लिए आया है? महात्मा गांधी के लिए आया है। तो बताना है आपको कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका के लिए अनेक सारे आर्टिकल को लिखा है। तो आप लोग जानते होंगे महात्मा गांधी ने लिखा है यंग इंडिया के लिए। अगला है सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन द एनिमी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, द लिविंग मैन। यानी कि सिविलाइजेशन लोगों को निर्देशित करता है कि पैसा कैसे बनाना है या दुश्मन को कैसे हराना है, तो कर्तव्य के रास्ते पर चलने के लिए सिखाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा द पाथ ऑफ ड्यूटी। अगला क्वेश्चन है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। कि अगर हम लोगों को नैतिकता के ऊपर मास्टरी हासिल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसके ऊपर मास्टरी हासिल करना पड़ेगा? जब हमको नैतिकता को ऑब्जर्व करते हैं तो महात्मा गांधी कहते हैं अपने माइंड के ऊपर और पैशंस के ऊपर। अगर माइंड और पैशंस को के ऊपर आप मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आप स्वयं को द माइंड को कंट्रोल में रखेंगे। नहीं तो व्यक्ति हमेशा माइंड के कंट्रोल में रहता है, जबकि व्यक्ति को माइंड को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। कह रहा है दिमाग एक बेचैन पक्षी है जो हमेशा क्या रहता है? तो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है, कभी संतुष्ट नहीं होता है। आपको अगर मिल जाएगा 10 रुपया तो आप 20 रुपये की चाह कीजिएगा, 20 मिल जाएगा तो 30 की चाह कीजिएगा, 40 की चाह कीजिएगा। तो इस प्रकार से दिमाग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है। महात्मा गांधी के अनुसार हैप्पीनेस एक क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार हैप्पीनेस एक मेंटल कंडीशन है। अगर आपका मेंटल कंडीशन ठीक है तो व्यक्ति ठीक है, अगर मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है तो व्यक्ति ठीक नहीं है। महात्मा गांधी वाज मोर है, तो अभी ऊपर आया था कि महात्मा गांधी पॉलिटिशियन से कहीं बढ़कर महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर है। महात्मा गांधी के लिए पॉलिटिशियन नहीं आता है, स्पिरिचुअल लीडर आता है। अगला है ही यूज्ड एज द चीफ वेपन। ही फिर आया है इसमें महात्मा गांधी के लिए, क्योंकि पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो महात्मा गांधी ने अपने मुख्य हथियार के रूप में किसका इस्तेमाल किया? चीफ वेपन। तो आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी का 2 हथियार है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। हमारे पूर्वजों ने आवर एंसेस्टर डिसुएडेड अस फ्रॉम। हमारे पूर्वजों ने, डिसुएडेड का मतलब होता है मना करना। हमारे पूर्वजों ने हम सबको मना किया। किससे मना किया? तो लग्जरी एंड प्लीजर लाइफ से। कहा लग्जरी एंड प्लीजर लाइफ नहीं जीने के लिए। अगला क्वेश्चन है पीपल इन एंशियंट डेज वेर सेटिस्फाइड विद। पुराने समय में जो हमारे लोग थे, पूर्वज थे, वो संतुष्ट थे किससे? तो विलेजेस से। वो टाउन सिटीज में आना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि शहर जो होता है वो होता है चोरों और डकैतों का गैंग होता है, गैंग ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स। इसलिए वो शहर आना नहीं चाहते थे। आवर फोरफादर्स सॉ दैट किंग एंड देयर स्वॉर्ड वेयर इन्फीरियर टू। हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा की जो तलवार है वो इन्फीरियर हो जाता है, कम हो जाता है किसके आगे? द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, मानवता के तलवार के आगे। और राजा की तलवार भी हमारे देश में झुक जाता था, यानी मानवता सबसे पहले आता था। इन एंसेंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलोड। कहा पुराने समय में जो सामान्य लोग रहते थे वो क्या करना पसंद करते थे? तो वो एग्रीकल्चर करना पसंद करते थे।
कृषि करना पसंद करते थे। मॉडर्न सिविलाइजेशन में किसकी पूजा की जाती है? तो आप लोग जानते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन में मटेरियल की पूजा की जाती है। और इंडियन सिविलाइजेशन पूछेगा तो इंडियन सिविलाइजेशन में याद रखिएगा मोरालिटी की पूजा की जाती है। और मॉडर्न सिविलाइजेशन में पूछेगा तो मटेरियल की। अगला कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। आगे है इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड। तो पुराने समय में हमारे जो लोग थे, पूर्वज जो थे, वो इंजॉय करते थे ट्रू होम रूल को। ऊपर भी क्वेश्चन आया था। ट्रू होम रूल का मतलब होता है स्वशासन। स्वशासन को इंजॉय करते थे। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो बढ़ावा देता है मोरल बीइंग को। मोरल बीइंग रहे या मोरालिटी रहे, दोनों का अर्थ होता है नैतिकता। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। भारतीय सिविलाइजेशन है वह जो बना है वो बिलीफ इन गॉड से बना है। तो ये था हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भारत इज माय होम का इसमें पीडीएफ नहीं है, वो अगला पीडीएफ में मिलेगा आपको। तो इसमें हम लोग अब सीखेंगे ए पिंच ऑफ स्नफ का ऑब्जेक्टिव। नानू काका को इंस्टॉल किया गया किसके बेडरूम में? तो ऑथर्स के बेडरूम में। नानू काका जब आए थे तो ऑथर्स के बेडरूम में उनको इंस्टॉल कर दिया गया। नानू काका लेखक ऑथर आया है मनोहर माल गांवकर के लिए। तो ऑथर ने कितने दिनों की छुट्टी लिया था? तो ऑथर ने 3 दिन की छुट्टी लिया था, क्योंकि नानू काका 2 से 3 दिन रुकने वाले थे। नानू काका को जब भाषा की इमरजेंसी होती है तो वो हमेशा कौन से भाषा का इस्तेमाल करते हैं? तो नानू काका अपने मदर टंग, और उनका जो मदर टंग है वो है मराठी। तो नानू काका भाषा की इमरजेंसी में मराठी का इस्तेमाल करते हैं। नानू काका thought that the secretary treated them coldly because they had not gone in। नानू काका सोचते हैं कि सेक्रेटरी ने उनके साथ एकदम अच्छा व्यवहार नहीं किया, ठंडा ठंडा व्यवहार किया, क्योंकि वे लोग कैसे गाड़ी में गए थे? तो वे लोग एक छोटे गाड़ी में गए थे। ओल्ड कार भी था और स्मॉल कार भी था, दोनों हो सकता है इसका आंसर, याद रखिएगा आप लोग। नानू काका टूक आउट ही चेक एंड रोट ए चेक। नानू काका चेक निकालते हैं और उस पर साइन करते हैं 1000 रुपीज का धोबी को देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आए थे सी सम मिनिस्टर, किसी मंत्री से मिलने के लिए आए थे, और वो मंत्री जो था वो फाइनेंस मिनिस्टर था, वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका मिलने आए थे वेलफेयर मिनिस्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानू काका वाज ऑथर्स। नानू काका लेखक के कौन थे? नानू काका लेखक के मटेरियल अंकल थे, यानी मामा जी थे। द ऑथर हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट। लेखक के दिमाग में जटिल बातें था, किसके बारे में? तो मिनिस्टर्स के बारे में था, कि मिनिस्टर से मिलना कोई सरल प्रक्रिया नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, क्योंकि मंत्री जो है लोगों से वीक्स यानी सप्ताह और कभी कभी मंथ्स महीनों तक नहीं मिलता है। नानू काका ट्रेवल इन। नानू काका ट्रेवल किए थे किस में? तो 2nd क्लास में। याद रखिएगा नानू काका के पास जो टिकट था वो 3rd क्लास का था, लेकिन नानू काका ट्रेवल किए थे 2nd क्लास में। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। प्लेटफॉर्म पर नानू काका ने ऑथर को क्या सौंपा? तो प्लेटफॉर्म पर नानू काका ने ऑथर को एक बास्केट दिया, और बास्केट के अंदर जो था वो किटेन था, बिल्ली का बच्चा था। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है द बास्केट कंटेंट। तो बास्केट के अंदर क्या था?
तो बास्केट के अंदर एक कैट भी आ सकता है और नहीं तो किटन भी आ सकता है, दोनों याद रखिएगा। किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, कैट मतलब बिल्ली। नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल इन सेकंड क्लास बिकॉज। नानू काका के पास थर्ड क्लास का टिकट था लेकिन सफ़र कर लिए सेकंड क्लास में, उसका क्या कारण था? तो एक तो देखिए कह सकते हैं वह चालाक, फिर कह रहा देयर वाज नो थर्ड क्लास टिकट, ये नहीं होगा। ही लॉस्ट हिज टिकट, ये भी गलत। देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्लास में जगह नहीं था बैठने के लिए, तो वो चालाक थे तो दिमाग लगाकर अपना सेकंड क्लास में चल गए टीसी से मैनेज करके। द ऑथर वाज मेयरली, लेखक जो मनोहर माल गोंकर हैं वो मामूली सा क्या हैं? तो एंड अंडर सेक्रेटरी हैं ऑन प्रोबेशन, ये भी याद रखिएगा। ऑन प्रोबेशन का मतलब होता है अभी ट्रेनिंग के दौरान है। ए पिंच ऑफ स्नैप किसके द्वारा लिखा गया है? तो ए पिंच ऑफ स्नैप लिखा गया है मनोहर माल गोंकर के द्वारा। मनोहर माल गोंकर ने किस लेसन को लिखा है? तो अभी तुरंत पढ़े हम लोग, ए पिंच ऑफ स्नैप। और याद रखिएगा अगर पूछेगा ए पिंच ऑफ स्नैप क्या है, तो ए पिंच ऑफ स्नैप जो है हमारा शॉर्ट स्टोरी है या ह्यूमरस कॉमेडी है, दोनों बात याद रखना है। शॉर्ट स्टोरी है या ह्यूमरस कॉमेडी है। नानू काका रोट ए चेक फॉर, नानू काका चेक लिखते हैं, नानू काका एक चेक काटते हैं 1000 रुपीज का। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट, दूसरा इम्पोर्टेंट आदमी कौन था? तो पहला इम्पोर्टेंट आदमी जो था वो था सोहन लाल, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट आदमी था वो था वेलफेयर मिनिस्टर। रतिराम किसका बेटा था? रतिराम किसका बेटा था? तो याद रखिएगा सोहनलाल रतिराम का बेटा था। रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा था, और सोहनलाल रतिराम जो था वो था पार्टी बॉस इन दिल्ली। सोहनलाल रतिराम जो था पार्टी बॉस इन दिल्ली था। फिर पूछ रहा है कौन ह्यूमरस कौन स्टोरी है? तो अभी जस्ट बताएं आप सबको, ए पिंच ऑफ स्नैप, ये एग्जाम में आ चुका है। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, किसके द्वारा यह लाइन कहा गया है कि ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है? तो ये लाइन बोलते हैं नानू काका जब धोबी शोरूम में पैसा लेकर आता है, वह 1000 का चेक, और उसके पीठ को थपथपाते हुए नानू काका उसको 2 रुपीज का नोट एक दे देते हैं। डैश बाज कमिंग टू दिल्ली विजिट द नरेटर्स फैमिली, दिल्ली कौन आने वाले हैं नरेटर के फैमिली से मिलने के लिए? तो नानू काका आ रहे थे। डैश बेन टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, जोधपुरी कोर्ट में कौन गए मिनिस्टर से मिलने के लिए? तो जोधपुरी कोर्ट पहने थे मिनिस्टर से मिलने जाते समय मनोहर माल गोंकर, ऑथर भी आप कह सकते हैं। और नानू काका जब मंत्री से मिलने के लिए गए थे, नानू काका जब मंत्री से मिलने के लिए गए थे तो याद रखिएगा नानू काका एस्ट्रोलॉजर बनकर गए थे, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष। द स्पीकर पुट ऑन वाइट जोधपुर कोट एंड, किस कलर का पगड़ी बांधा गया था? तो ऑरेंज कलर का पगड़ी बांधा गया था। और नानू काका जो पहनते थे वो रेड सिल्क पगड़ी पहनते थे, लेखक को जो बांधे थे वो ऑरेंज कलर का। नानू काका वहाँ रुकने वाले थे, तो नानू काका 2 से 3 दिन के लिए रुकने वाले थे। किसने इन्फॉर्म किया अंडर सेक्रेटरी को कि नानू काका आ रहे हैं? तो माँ इन्फॉर्म करती है कि नानू काका आ रहे हैं। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर्स, नानू काका लेखक की माँ के कौन लगते थे? तो लेखक की माँ के भाई लगते थे। डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नैप, तो ए पिंच ऑफ स्नैप का मेन जो कैरेक्टर है वो नानू काका है। नानू काका के पास एक यूनिक क्वालिटी है, क्या कहने का? तो नानू काका के पास एक यूनिक क्वालिटी है झूठ बोलने का। नानू काका के पास यूनिक क्वालिटी है झूठ बोलने का। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज टू, नानू काका 1000 का चेक काटकर किसको सौंपते हैं? तो वो धोबी को देते हैं।
नानू काका पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ। नानू काका अपने आप को बताते हैं कि एक महान एस्ट्रोलॉजर हैं। किस राज का? तो याद रखिएगा, निन्नौर का। निन्नौर राज का अपने आप को महान एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। नानू काका वाज वेरी डाइस मैन। नानू काका कैसे आदमी है? तो बहुत ही क्लीवर आदमी है, चालाक आदमी है। ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, ह्यूमरस कॉमेडी भी आ सकता है। ए पिंच ऑफ स्नफ इन फैक्ट अ डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ। ए पिंच ऑफ स्नैप में जो है वो चरित्र चित्रण किया गया है, विशेष एवं डिटेल में। किसका चरित्र चित्रण किया गया है? तो नानू काका का। मनोहर माल गोंकर वाज द डाइस ऑन, यहाँ ओम लिखा गया है, ऑन प्रोबेशन। ओम प्रोबेशन का मतलब होता है ट्रेनिंग के दौरान, अभी पद नहीं मिला है, केवल ट्रेनिंग चल रहा है, तो अंडर सेक्रेटरी थे। तो ये था हमारा ए पिंच ऑफ स्नफ। यहां से शुरू होता है वो हमारा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब पीछे हम लोग अभी नहीं सीखे हैं भारत इज माई होम। भारत इज माई होम स्पीच है, और एक छोटा है आई हैव ए ड्रीम। उसको हम लोग अगले पीडीएफ में देखेंगे या अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए इसमें वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू। हम लोग अनेक प्रकार के इंजॉयमेंट कर पाते हैं आवर इंटेलिजेंस, क्योंकि यह हमारी बुद्धि है, इसलिए हम अनेक प्रकार के वेराइटी ऑफ इंजॉयमेंट कर पाते हैं। वी आर मोर फ्रेंडली। हम लोगों को एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली होना चाहिए। विद इन द हर्ड। मानव अपने ही झुंड में मोर फ्रेंडली है। जानवरों के साथ मनुष्य फ्रेंडली बिहेवियर नहीं करता है, ऐसा बर्ट्रांड रसल कहते हैं, क्योंकि जानवरों को ज़बरदस्ती जंगल से पकड़ कर लाकर सिनेमा में काम करवाया जाता है, जबकि जानवरों को चाहिए ओपन इन्वायरमेंट, ओपन खुला, लेकिन हम लोग जानवरों को कैद करके रखते हैं। आफ्टर लैंग्वेज करा भाषा के बाद द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड वाज। भाषा के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज का आविष्कार किया गया मनुष्य के द्वारा वो था फायर। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। पालतू जानवरों को पालतू बनाना मनुष्य के जीवन को क्या किया? तो प्लीजेंटर कर दिया, यानी आसान बना दिया, सुखद बना दिया, क्योंकि पालतू जानवर से उसको दूध मिल रहा था, जलावन भी हो रहा था, मीट भी उपलब्ध हो रहा था। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बर्ट्रांड रसल के द्वारा लिखा गया है। और अगर पूछा एग्जाम में आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड क्या है, तो आप लोग टिक कीजिएगा, ऐसे है बर्ट्रांड रसल की मृत्यु कब हो गई? तो बर्ट्रांड रसल की मृत्यु 1970 में हुआ। 1950 में इनको नोबेल प्राइज मिला। रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर। बर्ट्रांड रसल को नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर के क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए। फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए। The most indubitable aspect in which ideas have helped mankind is, कह रहा है कि मनुष्य के लिए आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो है उसके लिए सबसे अच्छा जो बात है वो क्या हो सकता है? मोर नॉलेज या नंबर्स या हैप्पीनेस या लेस नंबर्स। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाएगा मोर नॉलेज। सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरली वाज। शुरुआत में होमोसेपियंस के लिए जिंदा रहना ही एक समस्या था। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर। भारी मात्रा में पक्षियों की मृत्यु हो गई। किस मौसम में? तो विंटर में। ड्यूरिंग समर बर्ड्स, देखिए कह रहा है
समर के दौरान पक्षी नहीं मरते हैं, फॉरगेट दिस कैटास्ट्रोफी, इस आपदा को भूल जाते हैं। उनके साथ जो भी आपदा होता है वो विंटर में होता है, क्योंकि यूरोपियन कल्चर का ये एग्जांपल ले रहे हैं। इंग्लैंड का विंटर में वहाँ सारे नदी तालाब झील सब जम जाते हैं तो वहाँ पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता है, इसलिए विंटर में पक्षी मर जाते हैं और समर में ऐसी आपदा उनके साथ नहीं होती है। एवरी ह्यूमन डेथ्स बाई, यहाँ बाई लिखना चाहिए था, स्टारवेशन इज प्रीसीडेड बाई ए लॉन्ग पीरियड ऑफ, कह रहा प्रत्येक मनुष्य जो भूखमरी से मर जाता है, स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी, वो लंबे समय से ग्रसित रहता है। किससे? तो एंजाइटी से। और पूछेगा इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो इसके लिए नेबर, पड़ोसी जिम्मेदार रहता है। ह्यूमन बींग्स सफर मोर ड्यू टू देयर, कारण मानव जाति जो है ज़्यादा पीड़ित रहता है, उसका मेन कारण क्या है? तो उसका मेन कारण है इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण मनुष्य ज़्यादा पीड़ित रहता है। एनिमल्स गेट प्लीजर फ्रॉम, एनिमल्स को सुखी मिलता है किससे? म्यूजिक से, फुटबॉल से, साइंस से। आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस से। एनिमल को किसी भी चीज़ से प्लीजर नहीं मिलता है, उसको केवल चाहिए ओपन इन्वायरमेंट, यानी खुला वातावरण चाहिए, खुला पर्यावरण चाहिए जहां वो अपना इंजॉय कर सके। बर्ट्रांड रसल हैज रिटन द लेसन, बर्ट्रांड रसल लिखे हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। बर्ट्रांड रसल एक फिलोसोफर हैं और एक हिस्टोरियन भी हैं और मैथमेटिशियन भी हैं, दोनों याद रखिएगा। बर्ट्रांड रसल के बारे में फिलोसोफर भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं, मैथमेटिशियन भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, याद रखना है, कमेंटेटर भी हैं बर्ट्रांड रसल। एडवोकेट भी हैं, एडवोकेट भी हैं सोशल रिफॉर्म के लिए, सामाजिक सुधार के लिए। द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कह रहा है कि जानवरों को पालतू बनाने से भी ज़्यादा जरूरी था किसका आविष्कार? तो वो था एग्रीकल्चर का आविष्कार, खेती का आविष्कार। सिविलाइजेशन टाउट अस, सिविलाइजेशन हम लोग को सिखाता है टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स, एक दूसरे के प्रति दोस्ताना व्यवहार। डैश वाज ऑल्सो ए कमेंटेटर ऑन लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, अभी बताएं बर्ट्रांड रसल एक कमेंटेटर भी हैं जो अनेक सारे टॉपिक्स पर कमेंट किए हैं, मार्क्स, बुद्धा, क्रिश्चियन सब पर किए हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे बर्ट्रांड रसल। बर्ट्रांड रसल को नोबेल प्राइज दिया गया 1950 में, याद रखिएगा। बर्ट्रांड रसल से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कहाँ है जो अंतिम स्टेप कभी नहीं लिया गया? तो याद रखिएगा चाइना, चाइना में अंतिम स्टेप कभी नहीं लिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वुड नॉट हेल्प कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन, कि कौन है जो तब तक अनाज, कॉर्न आया है मक्का, यानी अनाज नहीं उपजाता था जब तक कि वो बच्चे के खून का भोज नहीं ले लेता था, बलिदान नहीं ले लेता था। तो इस चैप्टर में एक देवता का नाम चर्चा किया गया जिसका नाम है मोलोक। मोलोक एक हिब्रू देवता कहा जाता है जिसे खुश करने के लिए पहले के समय में लोग बच्चों के, छोटे बच्चे को बलि देते थे और ऐसा मानते थे कि हिब्रू देवता खुश हो जाएगा तो हमारा अनाज भी उपज जाएगा, जिसको हम लोग मोलोक कहते हैं, मोलोच कहा जाता है। तो ये था हमारा 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। अगर इस वीडियो पर आप लोगों ने प्यार बरसाया तो अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे और ऑब्जेक्टिव के साथ, ताकि एग्ज़ाम में आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटे, आपके फुल में फुल 50/50 ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आ जाए, एक भी एग्ज़ाम नहीं छूटना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो इस वीडियो को प्यार दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर पहली बार वीडियो पर आए हैं, चैनल पर आए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द लाएंगे, 1-2 दिन के अंदर ही लाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से ही हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, हमें भी हिम्मत आएगा वीडियो बनाने का। लेकिन जब आप लोग कमेंट नहीं करेंगे या फिर वीडियो लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे,
तो फिर वीडियो ऐसे ऐसे बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो फिर से एक बार कह रहे हैं, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।